मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया तो वहां से जब मुस्लिम सत्ता पहुंची और वहां से उनकी वापसी हुई तो उसी मुस्लिम सत्ता के विरोध में एक हिंदू राजवंश की नींव डाली गई जिसको नाम दिया गया विजयनगर साम्राज्य। तो इस विजयनगर के गौरवशाली इतिहास के बारे में आज चर्चा करते हैं। उसके साथ ही साथ विजयनगर के साथ ही एक और छोटा सा राज्य स्थापित हुआ बहमनी, और विजयनगर की स्थापना और बहमनी की स्थापना के साथ विजयनगर और बहमनी में किस प्रकार से संघर्ष हुआ इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसको दिल्ली सल्तनत के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली सल्तनत के ही समय हुई थी। दिल्ली सल्तनत में कई सारे राजवंश आपको बताए थे अलग अलग वीडियोज़ में, कई सारे डायनेस्टीज के बारे में बताया था जिसमें आपको बताया था गुलाम थे, खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे, लोदी थे। तो इन्हीं में जो तुगलक थे तो तुगलकों में ही एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने साउथ पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और दक्षिण को भी, दक्षिण के जो राज्य थे उनका विलय दिल्ली सल्तनत में करने का उसने प्रयास किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो माना जाता है कि साउथ में वो गया था। साउथ में अलाउद्दीन खिलजी गया जरूर था लेकिन वो मिला नहीं पाया था। बस जाता था, लूटपाट करता था, पैसा वैसा वसूलता था, वसूल के चला आता था। ठीक है, केवल लूटपाट के टारगेट से जाता था। लेकिन अपने साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से जो सबसे पहली बार गया मोहम्मद बिन तुगलक गया, और उसी तुगलक ने आपको बताया था कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी इसीलिए उसने की थी कि साउथ पर उसका कंट्रोल हो जाए। और मोहम्मद बिन तुगलक को बताते समय आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। 34 में 27 अकेले दक्षिण में हुए थे। तो उन्हीं में बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह हुआ था, और बहाउद्दीन जो गुरसास्प था वो मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके दक्षिण में एक वारंगल राज्य हुआ करता था। तो वारंगल के जो राजा थे उन्हीं के सामंत थे हरिहर और बुक्का। तो उन्हीं हरिहर और बुक्का के पास उसने शरण ली। हरिहर और बुक्का ने उस बहाउद्दीन गुरसास्प को शरण दे दी। इसी बात से नाराज होते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया वारंगल के ऊपर और काकतियों को पराजित किया, और अपने जो बहाउद्दीन गुरसास्प था जिसने विद्रोह किया था उसको उसने दंड भी दिया। और साथ ही साथ उसने जो हरिहर और बुक्का जो थे, दोनों हिंदू थे, वो काकतियों के ही सामंत थे, उन दोनों हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को उसने गिरफ्तार करवा लिया और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना डाला। वो हिंदू थे, उनको हिंदू से ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया इस्लाम स्वीकार करा दिया, उनको मुसलमान बना दिया। हालांकि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, वहाँ से फिर वो वापस लौट गया दिल्ली। तो जब वापस लौटा तो फिर ये दोनों भाई छूटे, और इन्हीं के एक ब्राह्मण गुरु थे माधव विद्यारण्य। तो माधव विद्यारण्य जो थे इन्होंने इन लोगों की फिर से हिंदू धर्म में वापसी कराई, जगह वगैरह कराया, उनको फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित किया। तो उसी माधव विद्यारण्य की सहायता से जो इनके गुरु थे हरिहर और बुक्का के, इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर, ठीक है, अब ये जो विजयनगर है मैप में हम लोग देखेंगे तो जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के साउथ में, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अभी इसके अवशेष जो है हम्पी, कर्नाटका में पड़ता है, तो हम्पी में ही उसके विजयनगर के अवशेष मिलते हैं। और ये जो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। और उसके ठीक 11 साल बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे विजयनगर और बहमनी को देखने से पहले कि जो विजयनगर था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के साउथ में था, और जो बहमनी था ये नॉर्थ में था। तो बहमनी मोस्टली जो महाराष्ट्र और एमपी और उत्तरी आंध्र वाला इलाका था वो बहमनी में था, और जो आंध्र प्रदेश और साउथ वाला ये इलाका आप देख रहे हैं, अरे कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका था, जो तेलंगाना का इलाका है, ये विजयनगर में आता था। ठीक, तो ये जो तुंगभद्रा नदी की जो सीमा है, तुंगभद्रा नदी का जो बॉर्डर है, तुंगभद्रा नदी है, ये इनकी एक तरीके से बॉर्डर के रूप में स्थापित होती। ये हिंदू थे, ये मुसलमान थे, और बहमनियों में ध्यान रखेंगे ज़्यादातर शिया मुसलमान थे। ठीक, तो एक साथ लगभग इन दोनों साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, और एक ही साथ जब स्थापना हुई तो इनमें संघर्ष भी शुरू हुआ। विजयनगर बहमनी का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत लंबे समय तक चला। इनके संघर्ष का जो मुख्य कारण था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब था,
तो दोआब का क्षेत्र बहुत फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था, तो उसी के लिए लोग संघर्ष करते थे और बीच में ये मराठवाड़ा का क्षेत्र पड़ता था। तो मराठवाड़ा क्षेत्र भी इनके लिए बड़ा सेंसिटिव था, तो मराठवाड़ा क्षेत्र। और तीसरा जो रीजन था कि जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टाई रीजन था वो बहुत फर्टाइल था। तो 3 कारण थे विजयनगर और बहमनी में संघर्ष करने के। पहला कारण आपको बताया तुंगभद्रा का दोआब, दोआब ऑफ तुंगभद्रा। दूसरा रीजन था मराठवाड़ा, मराठवाड़ा का क्षेत्र। और तीसरा रीजन था कृष्णा नदी और गोदावरी का जो डेल्टा था। यही तीनों कारण थे जिसकी वजह से विजयनगर और बहमनी आपस में संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष लंबे समय तक चला। और जैसा कि हर एक संघर्ष का नतीजा होता है कि जीतता कोई नहीं, टकरा के दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। बहमनी भी टकराते हुए कमज़ोर पड़ा और कई सारे राज्य बने, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बरार में टूट गया। और फिर इन 5 में से 4, क्योंकि लगातार इनका संघर्ष विजयनगर से ही था, तो इन 5 में से 4 ने मिलकर आक्रमण कर दिया और विजयनगर को भी तबाह कर दिया। यानी दोनों लड़ भिड़ के आपस में पूरे ही तबाह हो गए। तो इसकी स्थापना और तबाही का कारण ये लोग खुद थे, दोनों आपस में लड़ते रहे। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। पहले विजयनगर देखेंगे और फिर बाद में बहमनी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विजयनगर, आपको बताया कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। किसकी सहायता से किया था? जो इनके ब्राह्मण मंत्री थे माधव विद्यारण। और वो समय कब था? 1336। हरिहर प्लस बुक्का, दोनों भाई थे। ठीक, और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? उस समय सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय इन लोगों ने स्थापना की 1336 में। ठीक, अब इसी विजयनगर में जब इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इसके अलग अलग राजवंश बने, अलग अलग डायनेस्टीज बनी। दिल्ली सल्तनत के तरीके जैसे दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजवंश देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 डायनेस्टीज देखते हैं, 5 राजवंश देखते हैं, जबकि संगम में 4 राजवंश थे। और जो पहली डायनेस्टी थी, जो पहला राजवंश था, वो था संगम वंश, संगम डायनेस्टी। अब ये जो संगम वंश था, ये संगम वंश ये हरिहर और बुक्का ने शुरू किया था और पहला जो राजा बना था वो हरिहर ही पहला शासक बना, इसका हरिहर। तो जब हरिहर शासक बना, इसका जो समय काल था 1336 से 1356 तक 20 साल था। हरिहर ने स्थापना की, फिर हरिहर ने साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार किया। उसके बाद जो इसका भाई था बुक्का फर्स्ट, हरिहर के बाद अगला राजा बना बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ने क्या किया कि पूरे दक्षिण, समझ लीजिए कि पूरा पांड्य राज्य तक इसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का इसने विस्तार कर दिया। और इसी ने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे इन मुसलमानों से। और उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की। और इसी के समय से, हरिहर के समय से नहीं, बुक्का के ही समय से बहमनियों का इनका स्ट्रगल शुरू हो चुका था। बहमनियों से इन लोगों ने संघर्ष किया और उसी बहमनियों संघर्ष में पहले कृष्णा नदी को इन्होंने सीमा मान ली कि कृष्णा नदी जो होगी ये बॉर्डर होगा किसके बीच? विजयनगर और बहमनी के बीच में। ठीक, इसके बाद इसी वंश का अगला राजा बना हरिहर सेकंड, हरिहर द्वितीय। इस हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। बेलगांव और गोवा हरिहर द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य में उसको मिला लिया। इसके बाद इसी वंश का अगला शासक हुआ देवराय, देवराय फर्स्ट। तो जो देवराय फर्स्ट था, इसका जो समय काल था 1406 से 1427 तक था। इस देवराय फर्स्ट का भी बहमनी से संघर्ष हुआ और एक बहमनी शासक था फिरोज शाह फर्स्ट। फिरोज शाह फर्स्ट के हाथों देवराय फर्स्ट की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, बहुत बुरी तरीके से हार गया था। इस हार के एवज में इसने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमन से की और दहेज में उसने पूरा का पूरा बांका का जो क्षेत्र था वो दहेज में उसने दे दिया। और हारने के बाद हजारों हाथी घोड़े और 10 लाख युद्ध की जो क्षतिपूर्ति थी, 10 लाख का जुर्माना देवराय फर्स्ट को देना पड़ा था। ठीक, चलिए, हालांकि इसने कुछ अच्छे भी काम किए थे। तुंगभद्रा नदी जो आपको दिखाई दे रही है, इस तुंगभद्रा नदी पर इसने पानी की सप्लाई के लिए अपने विजयनगर में एक बांध भी बनवाया था ताकि नहर को बना के वहाँ से किसानों के लिए पानी की सप्लाई की जा सके, वहाँ बहुत सूखा पड़ता था। ठीक, इसी देवराय फर्स्ट के समय एक इटालियन यात्री था निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। तो जो निकोलो कोंटी था वो इसी देवराय फर्स्ट के समय विजयनगर राज्य की यात्रा करता। ठीक, इसी देवराय फर्स्ट के जो दरबारी थे श्रीनाथ, श्रीनाथ इनके दरबारी कवि थे। देवराय फर्स्ट के कोर्ट पोएट थे श्रीनाथ। ये जो श्रीनाथ थे बहुत बड़े कवि थे।
इन्होंने हरविलास नाम की एक रचना की थी जो तेलुगु भाषा की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो हरविलास जो थी ये श्रीनाथ की रचना थी, ये तेलुगु भाषा में इन्होंने की थी। इसके बाद अगले शासक बने इसी वंश में देवराय सेकंड। जो देवराय सेकंड थे, देवराय द्वितीय थे, इनको इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय की उपाधि भी दी जाती है। और इन्होंने पूरे अपने विजयनगर साम्राज्य में अपने जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, उसको जगह जगह पर लगवाए। इनका अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य से मिलता है। इनको हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है, हाथी के बहुत बड़े शिकारी थे, इसलिए इनको गजबेटकर कहा जाता था। गजबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। ठीक, इन्होंने ही क्या किया था, क्योंकि इनका संघर्ष, इनको पता था कि लगातार हमें बहमनियों से यानी मुसलमानों से संघर्ष करना है। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी जो ताकत होती थी, जो घुड़सवार इनके धनुर्धर होते थे, उसी घुड़सवार धनुर्धरों के, क्योंकि वो बहुत तेज धनुर्धारी होते थे तो घोड़े पर चलते थे, उसी का जवाब देने के लिए क्या किया, देवराय सेकंड ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती शुरू कर दिया। और मुसलमानों में भी जो तुर्की होते थे धनुर्धर, जो टर्किश आर्चर्स होते थे, उन टर्किश आर्चर्स को अपने विजयनगर की जो सेना में भर्ती करना शुरू किया, रिक्रूट करना शुरू किया। और उसी के माध्यम से इसने टक्कर दी, अच्छी खासी टक्कर दी थी। ठीक, तो पूछा जाता है सवाल कि मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने वाला पहला राजा कौन था, तो था देवराय सेकंड। यही जो देवराय सेकंड था, इसी के समय एक फारस यानी ईरान को फारस कहते थे, तो फारसी से एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो था ये किसके समय में आया था, देवराय सेकंड के। ये जो विदेशी यात्री आप देख रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निकोलो कोंटी किसके समय आया, अब्दुल रज्जाक किसके समय आया। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय, निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के समय। ठीक, ये जो देवराय सेकंड था ये संस्कृत का बहुत अच्छा ये जानकार था। इसने संस्कृत में एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, नाटक लिखा था, महानाटक सुधानिधि। तो जो महानाटक सुधानिधि था ये संस्कृत में इसी देवराय सेकंड की ही रचना मानी जाती है। ठीक, इसके बाद अगला एक शासक हुआ मल्लिकार्जुन भी इसी वंश का था। तो जो मल्लिकार्जुन था इसके समय एक चीनी यात्री था माहुआन कहाँ से आया था, चीन से आया था। तो चाइनीज ट्रेवलर था माहुआन ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, किसके समय में, मल्लिकार्जुन के समय में इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद इस वंश का अंतिम जो शासक था, यानी संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष सेकंड उसका नाम था। तो जो विरूपाक्ष द्वितीय था, विरूपाक्ष सेकंड था, उस विरूपाक्ष सेकंड की नरसिंह सालू ने हत्या कर दी। और नरसिंह सालू ने उस विरूपाक्ष सेकंड की हत्या करके इस संगम वंश को समाप्त कर दिया। तो जब राजा की हत्या करके अगला वंश बनता था तो उसको बलापहार कहा जाता था। बलापहार का मतलब बल से प्रहार करके वंश को समाप्त कर दिया गया। तो उसी का बलापहार किया गया। बलापहार के बाद संगम वंश की समाप्ति हो जाती है। और संगम वंश के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है, अगला राजवंश आता है, वो आता है सालू वंश, सालुआ डायनेस्टी, सालू वंश। अब ये जो सालू वंश था, इस सालू वंश की स्थापना वही नरसिंह सालू ने की थी। नरसिंह सालू ने इनके अंतिम जो राजा थे विरूपाक्ष सेकंड, उनका बलापहार कर दिया था। उनका बलापहार करके वो बलापहार यानी हत्या कर दी थी और उसको मार के ये खुद राजा बना नरसिंह सालू ने अरबी व्यापारियों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि वो लोग विजय साम्राज्य में घोड़े के व्यापार को बढ़ावा दें, क्योंकि घोड़े बहुत ज़रूरी होते थे इनसे लड़ने के लिए। तो अरबी घोड़े सबसे अच्छे माने जाते थे। तो अरबी घोड़ों को विजयनगर साम्राज्य में अरबी घोड़ों के व्यापार के लिए इसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था अरबी व्यापारियों को। ठीक, इसके बाद अगला जो इसका राजा रहा इम्मादी। तो जो इम्मादी देव था, उस इम्मादी देव को बाद में उसका भी बलापहार हुआ और इस वंश को बहुत जल्दी समाप्त करके तीसरा वंश आ गया तुलु वंश, तुलु डायनेस्टी। तुलु वंश जो था, इस तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। इसी वीर नरसिंह इस वंश को यानी सालुओं को समाप्त किया और सालुओं को समाप्त करके तुलु वंश की स्थापना की।
तो यानी जो द्वितीय बलापहार था, द्वितीय बलापहार का मतलब सालू वंश को समाप्त करके तुल्लु वंश आया। तो द्वितीय बलापहार किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। और इसी तुल्लु वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 से 1509 टू 1529, 1509 से 1529 तक थे कृष्णदेवराय। अभी टीवी सीरियल एक आता है ना, तेनालीराम आकर के, तो वो तेनालीरामा इन्हीं कृष्णदेवराय के ही समय में हुआ करते थे। उनके एक विदूषक थे, चुटकुला वगैरह सुनाते थे। ठीक, तो ये जो विजयनगर साम्राज्य के पूरे, चाहे तुलु वंश के लिए चाहे पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो प्रतापी शासक थे वो यही थे, कृष्णदेव राय। इन्हीं को सबसे बड़ा शासक माना जाता है। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर के किस वंश के थे? तो ध्यान रखेंगे, सवाल डायरेक्ट है। तो कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। तुलु वंश के संस्थापक थे। ये खुद में बहुत बड़े विद्वान थे। ये तेलुगु में रचनाएं किया करते थे। इनकी जो अपने प्रशासनिक अनुभवों और शासक और राजनीति और शासक के जो क्रियाकलाप हैं उसको लेके इन्होंने किताब लिखी थी, अमुक्त माल्यद। तो अमुक्त माल्यद जो है ये कृष्णदेव राय की ही किताब है, जो राजनीति और प्रशासनिक उनकी जो विचार थे उस पर उन्होंने लिखा था। ठीक, इसी कृष्णदेव राय ने बीदर के बहमनी सुल्तान जो था महमूद शाह की, उसने कुछ मदद की थी, तो इसीलिए उनको यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि भी दी जाती है। तो यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि भी किसको दी गई है? कृष्णदेव राय को ही दी गई है। ठीक, ये जो कृष्णदेव राय थे इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ये जो अष्टदिग्गज थे ये क्या थे कि 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु पोएट्स, 8 तेलुगु कवि थे, कवि लोग होते थे। तो उन्हीं 8 तेलुगु कवियों का समूह था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इस अष्टदिग्गज के जो प्रमुख हेड थे, पेडन्ना उनका नाम था। तो जो पेडन्ना थे, या पेदन कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, पेडन्ना या पेदन कहीं कहीं मिलता है, ये इष्टि अष्टदिग्गज जो था 8 बड़े बड़े तेलुगु कवि थे, इन्हीं के हेड हुआ करते थे, पेडन्ना। ठीक है, बाद में जैसे कहीं कहीं अष्टप्रधान में लिखा मिलता है, तो ध्यान रखेंगे जो अष्टप्रधान था वो शिवाजी के कैबिनेट थे, वो शिवाजी के समय था। और अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था जिसके हेड थे पेडन्ना। ठीक, इन्होंने ही अपनी माता के नाम पर, नागला देवी इनकी माँ का नाम था, तो उसी अपनी माता नागला देवी के ही नाम पर उन्होंने नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। इनके समय में, यानी कृष्णदेव राय के समय, 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, दोनों नाम बड़े प्रमुख हैं। एक था डोमिंगो पायज, और कहीं कहीं पायस, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में कहीं सा लिखा है कहीं ज लिखा हुआ है, डोमिंगो पायज। और दूसरा था डुआर्टो बारबोसा। तो जो डुआर्टो बारबोसा था और डोमिंगो पायस थे, तो ये जो डोमिंगो पायस और डुआर्टो बारबोसा थे, ये दोनों किसके समय आए थे? कृष्णदेव राय के समय आए थे। और भी इन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे। इन्होंने जनता से बहुत सारा शोषण करने वाला जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। और माना जाता है कि उस समय विजयनगर में एक विवाह कर लगता था, तो उस विवाह कर को भी कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था। हालांकि ये सभी धर्मों को बिल्कुल बराबर रूप से मान्यता देते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन पर्सनली ये जो थे ये वैष्णव थे, वैष्णव धर्म के फॉलोवर थे कृष्णदेव राय। और उनकी ख्याति उस समय भारत के बड़े बड़े शासकों में होती थी। बाद में अभी जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे तो मुगलों में जब बाबर ने हमला किया था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्हीं कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। और कृष्णदेव राय को ही भारत का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजा, बाबर ने भी खुद तारीफ लिखी कृष्णदेव राय की। हालांकि अभी मिला नहीं था बाबर इनसे, लेकिन उसने तारीफ लिखी कि भारत के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। ठीक, इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया। इनके द्वारा जो बनाए गए मंदिर थे वो हजारा देवी मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर है। जो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर है ये दोनों भी इन्हीं कृष्णदेव राय ने ही स्थापना की थी। ठीक, चलिए, इसके बाद कृष्णदेव की राय के बाद फिर अगला जो शासक बना वो था अच्युत राय। ठीक है, ये जो अच्युत राय थे इनके समय में
एक पुर्तगाली यात्री था न्यूनिच। तो पूछा जाए न्यूनिच जो पुर्तगीज था वो किसके समय में आया था? वो अच्युतदेव राय के समय आया था। अच्युतदेव राय के बाद फिर एक और बड़े शासक बने जिनका नाम था सदाशिव राय। तो जो सदाशिव राय थे, सदाशिव राय ये बहुत कमज़ोर शासक थे। इन सदाशिव राय के समय जो सारी सत्ता थी, ताकत थी, वो राम राय के हाथ में थी। ठीक है, राम राय अपने हाथ में सारी ताकत लिया हुआ था। और इन्हीं सदाशिव राय के समय ये जो बहमनी राज्य था, बहमनी राज्य टूट चुका था। तो इसमें 5 राज्य दिखते हैं, एक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, 5 राज्यों में टूटा था। तो बाद में इन 5 ने मिलके एक योजना बनाई कि हम लोग मिल के विजयनगर पर हमला करते, क्योंकि ये सारे थे मुसलमान और इधर थे हिंदू। तो इन 5 मुस्लिम राज्यों ने एक साथ मिलकर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो 5 तो नहीं आ पाए क्योंकि इनकी आपस में भी नहीं बनती थी। तो इनमें से बरार जो था ऊपर वाला 5वें नंबर पर, बरार की क्योंकि गोलकुंडा से दुश्मनी थी, बरार की गोलकुंडा से नहीं बनती थी, तो बरार शामिल नहीं हुआ। बाकी चारों 1, 2, 3, 4 यानी बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, इन चारों ने मिलकर विजयनगर पर हमला कर दिया एक साथ इसी सदाशिव राय के समय। और एक बड़ी भयानक लड़ाई लड़ी गई थी 23 जनवरी 1765 को, 23 of January 1765। ये जो 23 जनवरी 1765 का दिन था, ये तल्लीकोटा का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ तल्लीकोटा, या इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो जो तल्लीकोटा का युद्ध था या राक्षस तंगड़ी का युद्ध था, ये इसी 23 जनवरी 1765 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? विजयनगर और बहमनियों के बीच। तो बहमनी राज्यों की सारे शामिल थे, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, बरार को छोड़ के। बरार इसलिए नहीं आया था क्योंकि बरार की गोलकुंडा से दुश्मनी चल रही थी। तो ये चारों मिलकर हमला करते हैं और विजयनगर को बिल्कुल तहस नहस कर देते, मतलब एकदम पूरा उजाड़ के जला के रख दिया। ये जब युद्ध चल रहा था तो सेवेल था, सेवेल भी एक विदेशी यात्री था। तो सेवेल जो आया था तो उस युद्ध का वो आई विटनेस था, प्रत्यक्षदर्शी था। उसने खुद उस लड़ाई को देखी और उस लड़ाई की भीषणता के बारे में लिखा कि इन बहमनियों ने विजयनगर पर हमला किया, पूरी तरीके सारे महल नगर सब कुछ उड़ा डाला, तहस नहस कर डाला। इसके बाद एक रूसी यात्री था नितिकिन जो था, वो इस राक्षस तंगड़ी या तल्लीकोटा के युद्ध के बाद तुरंत बाद उसने विजयनगर की यात्रा की और बताया था कि इस नगर का सारा समृद्धि ये चौपट कर दिए थे। इसी 1765 23 जनवरी 1765 के जो तल्लीकोटा की लड़ाई थी, उसने विजयनगर को बिल्कुल गर्त में ढकेल दिया। अब इसके बाद राजवंश रहे जरूर, लेकिन वो जो विजयनगर का रुतबा था, जो शासन था, वो सब कुछ मतलब एक तरीके से उजड़ चुका था। अब जो था बस चल रहा था किसी तरीके से, कटे पीटे हालत में बहुत छोटा सा राज्य विजयनगर सिमट चुका था क्योंकि इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लूट लिया। और इसी के साथ तुलु वंश भी कमज़ोर पड़ा और तुलु वंश के कमज़ोर पड़ने के साथ स्थापना होती है किसकी? अगले जो वंश आए जिसको कहा जाता है अरविदु डायनेस्टी। चौथा जो वंश था अरविदु। तो ये जो अरविदु डायनेस्टी थी, इस अरविदु डायनेस्टी में कुछ खास कोई शासक नहीं थे। तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी और वेंकट द्वितीय जो था ये फिर विजयनगर से हट के चंद्रगिरी चला जाता है, चंद्रगिरी में अपना हेडक्वार्टर स्थापित करता है। बाद में 1612 में वेंकट द्वितीय जो थे इसी अरविदु वंश के थे और वेंकट द्वितीय की परमिशन से फिर वहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में अलग से मैसूर राज्य की स्थापना हो जाती है और ये विजयनगर समाप्त हो जाता है। इसके जो अंतिम राजा थे वो श्रीरंग थर्ड थे, यानी जो बाद में मैसूर हम लोग पढ़ते ना हैदर अली टीपू सुल्तान, वो जो हैदर अली टीपू सुल्तान का जो बैकग्राउंड था वो किसी अरविदु वंश के बाद शुरू होता है। यानी अरविदु वंश के बाद फिर वहाँ पर मैसूर राज्य आ जाता है। अडयार वंश ने वहाँ पर मैसूर की स्थापना कर दी, जिसकी जो राजधानी थी वो थी मैसूर का श्रीरंगपट्टनम, और फिर मैसूर से श्रीरंगपट्टनम से फिर अगला साम्राज्य शुरू हो जाता है, विजयनगर समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो विजयनगर में 4 सारा राजवंश हम लोग देखते हैं, संगम, सालू, तुलु और अरविदु। इसमें ध्यान रखेंगे कि एक क्रम भी पूछा जा सकता है और एक सवाल आता है कि जो कृष्णदेवराय थे वो किस वंश के थे? वो सालू वंश के थे, तुलु वंश के थे। और कृष्णदेवराय के समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? डोमिंगो पाएज और बारबोसा आया था।
तल्लीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1765 में हुआ। इसके अलावा जो भी विदेशी यात्री आपको बताया, जैसे निकोलो कॉन्टी था तो निकोलो कॉन्टी देवराय फर्स्ट के समय आया, अब्दुल रज्जाक था वो देवराय सेकंड के समय आया। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, चलिए अब ये जो विजयनगर था, इस विजयनगर का जो राजवंश था, इस राजवंश ने अपनी शासन प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की जो बहुत अच्छी मानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से केंद्रीकृत प्रशासन था, सेंट्रलाइज बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो केंद्र में जो राजा होता था, राजा का पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था, यानी जो हेरिडिटरी होता था। राजा अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी यानी अपना सक्सेसर नियुक्त करता था। हालांकि ये नियम था जरूर, लेकिन वही था कि अगर कमज़ोर उत्तराधिकारी होता था तो फिर जो मजबूत जिसके हाथ में ताकत होती थी तलवार के बल पर राजा को ख़त्म करके वंश बदलने की भी परंपरा हम लोग देखते हैं कि 4 वंश दिखाई पड़ते हैं इसी वजह से। ठीक, अब इनका जो राजा मुख्य भूमिका में जो होता था, इस राजा की इर्द गिर्द सारी व्यवस्था होती थी और सारी चीज़ें राजा की जो व्यक्तिगत योग्यता, पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करती थी कि राजा अगर खुद सही है तो सारी चीज़ें सही करता था। राजा के बाद इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है लगभग 20 सदस्यों की इनकी होती थी, जिसको प्रधानी कहा जाता था। प्रधानी एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आप मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, यहाँ महाप्रधानी भी लिखा जाता था। तो ये तरीके से जैसे आज की हमारी मंत्रिपरिषद होती है, आज की हमारी जो कैबिनेट है, उसी तरीके से महाप्रधानी या प्रधानी होती थी। इनकी जो मीटिंग वगैरह होती थी तो उसको कहा जाता था वेंकट विलास मंडप। तो वेंकट विलास मंडप जैसे हमारी पार्लियामेंट, तो वैसे उस समय वेंकट विलास मंडप होती थी। उसी वेंकट विलास मंडप में ये राजा और ये मंत्रियों की मीटिंग वगैरह होती थी। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो प्रशासनिक बंटवारा होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता था, जैसे पूरा विजयनगर साम्राज्य था तो जैसे आज हमारे भारत का बंटवारा किया गया कि केंद्र है पूरा भारत, भारत को कई सारे राज्यों में बांटा गया, राज्यों को जिलों में बांटा गया है, जिलों को ब्लॉक्स में बांटा गया, ब्लॉक्स को गाँव में बांटा गया। वैसे विजयनगर में भी बंटवारा किया गया था। इनके जो जैसे आज हमारे राज्य होते थे तो उस राज्य को उस समय प्रांत कहा जाता था। प्रांत यानी वर्तमान के क्या होंगे, स्टेट्स होंगे। फिर इन प्रांतों का जो बंटवारा किया जाता था, जैसे आज कमिश्नरी टाइप से होता है ना, मंडल बनते हैं, कई सारे जिलों का समूह होता है, उसको मंडल कहा जाता है। तो उस समय भी एक कमिश्नरी व्यवस्था थी जिसको मंडल कहा जाता था। तो मंडल एक तरीके की क्या थी, कमिश्नरी व्यवस्था। ठीक है, इसमें कमिश्नरी टाइप से होते थे, यानी कई सारे जिलों का समूह होता था, उसको मंडल कहा जाता था। फिर मंडल का जो बंटवारा होता था कोट्टम में होता था। कोट्टम यानी कहीं कहीं पर वलनाडु भी लिखा हुआ मिलता था। तो जो वलनाडु होते थे तो वलनाडु को जैसे आज का हमारा जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको उस समय वलनाडु बोलते थे। फिर इस जो वलनाडु होता था, जैसे आज कई सारे ब्लॉक्स होते हैं ना, जिले का बंटवारा ब्लॉक या आप कह सकते हैं तहसील में किया जाता है, तो वैसे उसको नाडु कहा जाता था, नाडु। तो जो नाडु होते थे तो आज का जैसे ब्लॉक या परगना लेवल पर होता था, ठीक है, तो वो नाडु कहा जाता था। फिर नाडु का जो बंटवारा किया जाता था, यानी नाडु का जो डिवीज़न किया जाता था वो मेलग्राम में किया जाता था। यानी नाडु का डिवीज़न किस में करते थे, मेलग्राम में। ये जो मेलग्राम होता था ये 50 गाँवों का समूह होता था, ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस, यानी 50 गाँव का एक समूह होता था, उसको मेलग्राम बोलते थे। फिर सबसे लास्ट की जो यूनिट होती थी वो ग्राम होते थे, यानी गाँव होते थे। ठीक, हालांकि ये जो मंडल, कोट्टम और नाडु और मेलग्राम की यूनिट है, इनका शासन प्रशासन में कोई बहुत खास रोल नहीं था। मेन स्टेट का था, यानी प्रांत का और गांव का था। तो जो राज्य वाला प्रशासन था वहाँ पर नायंकार सिस्टम चलता था, यानी प्रांत वाले में कौन सा सिस्टम चलता था, नायंकार व्यवस्था चलती थी, नायंकार व्यवस्था। तो इनकी जो प्रांतीय प्रशासन थी उसको क्या कहा जाता था, नायंकार जो इनके बड़े बड़े सैनिक योद्धा होते थे। और ग्राम स्तर पर आयंगार व्यवस्था चलती थी, आयंगार सिस्टम कहाँ पर चलता था, गांव लेवल पर चलता था। तो जो ग्रामीण प्रशासन होता था वो आयंगार के हिसाब से आयंगार उसको देखते थे, और ये नायंकार व्यवस्था इनकी चलती थी। इनके जो बड़े बड़े सैनिक योद्धा होते थे उनको नायक कहा जाता था। उन्हीं नायकों को अमरम दिया जाता था। अमरम मतलब जो गांव होता था वो किसको मिलता था, नायकों को मिलता था। तो नायकों को जो गांव दिए जाते थे उनको अमरम कहा जाता था।
ठीक है। और यही जो गांव की सभा होती थी, जो अयंगार होते थे, उसी को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चतुर्वेदी मंगलम में जो गांव के प्रधान और जो वृद्ध और जो विद्वान लोग होते थे, उनका समूह होता था। वही लोग गांव का पूरा शासन प्रशासन देखते थे, ठीक। चलिए, ये तो विजयनगर साम्राज्य की कुछ खास बातें हुई। अब इसके बाद आपको जैसे बताया कि जब तल्लीकोटा की लड़ाई हुई 1765 में, 23 जनवरी 1765 को, तो इन राज्यों ने मिलकर हमला कर दिया विजयनगर पर। तो इसके बाद क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य तबाह हो गया। तो विजयनगर के देखने के साथ साथ हमें बहमनी राज्य को भी देखना होगा। तो पहले बहमनी राज्य को आप ध्यान से देखेंगे, फिर इनके राज्य में कौन कौन से क्षेत्र में बटा, कौन कौन सा वंश बटा, और फिर उनका क्या हुआ, इस पर अभी चर्चा करते हैं। तो पहले इसको हम देखेंगे। चलिए, तो ये जो बहमनी थे, बहमनी राज्य के बारे में थोड़ी सूचना आपको दे देते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य के जो फाउंडर था, जो संस्थापक था, उसका नाम था हसन गंगू। एक्चुअली वो हसन नाम उसका नाम था, वो गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में था, तो उसी गंगू का उसने नाम ले लिया था, नाम उसके आगे लगा दिया गया था, तो इसीलिए उसको हसन गंगू कहा जाता था। वही जो हसन गंगू था, वही बहमन शाह के नाम से उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो पूछा जाएगा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो हसन गंगू था। अब इसी बहमनी साम्राज्य में जो बहमनी राज्य था, बताया था कि विजयनगर से लगातार इनका संघर्ष होता रहा। तो इसी विजयनगर के लगातार संघर्षों से बहमनी साम्राज्य भी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो अलग अलग जो टुकड़े बने, उन्हीं टुकड़ों के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं। यानी पहले बहमनी एक बड़ा सा था, लेकिन विजयनगर से संघर्ष के क्रम में, जो बताया था हसन गंगू ने स्थापना की, तो विजयनगर संघर्ष क्रम में कई सारे 5 छोटे छोटे राज्यों में बटा, जिसमें पहला राज्य लिखा हुआ है बीजापुर। तो बीजापुर जो अलग राज्य था, इस बहमनियों का समूह था, उसकी स्थापना 1489 में हुई थी। और इसमें जो राजवंश बना वो आदिल शाही वंश बना था। और इस बीजापुर की जो राजधानी थी वो नौरसपुर थी। नौरसपुर में बीजापुर की राजधानी बनाई गई थी। और इसके जो फाउंडर था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ये यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की। और ये बीजापुर राज्य इन सब में सबसे लंबे समय तक चला था। बाद में 1686 में औरंगजेब ने इसको अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो ये 1686 तक चला था बीजापुर के बाद अगला था अहमदनगर। अहमदनगर की जो स्थापना हुई थी वो 1490 में हुई थी। और अहमदनगर में जो राजवंश बना वो निजाम शाही वंश था। और इसका जो फाउंडर था, निजाम शाही वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम था मलिक अहमद। और मलिक अहमद ने, जिसने निजाम शाही वंश की स्थापना की, इसने अपनी राजधानी बनाई थी जुन्नार को। जुन्नार अहमदनगर में उसको कह सकते हैं। इस अहमदनगर को 1633 में शाहजहां ने अपने मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया था। बाद में मुगलों ने इसको मिला लिया। फिर इसके बाद है गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में हुई। और यहाँ पर जो राजवंश था वो कुतुब शाही वंश था। और इसका जो फाउंडर था कुली कुतुब शाह उसका नाम था। तो कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना की। और इसकी जो राजधानी थी वो गोलकुंडा ही बनी रही। और इसी को औरंगजेब ने, बाद में औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण अभियान किया और औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। फिर उसके बाद बीदर है। बीदर की स्थापना जो है वो 1526 में हुई थी, 1526। और यहाँ पर जो राजवंश बना वो बरीद शाही था। और इसका जो फाउंडर था अमीर अली बरीद। तो अमीर अली बरीद ने बीदर की स्थापना की थी। और इसकी जो राजधानी थी वो बीदर ही थी। इसको 1618 में बीजापुर ने बीदर को अपने अंदर मिला लिया था। जो बीजापुर ने, इसने बीदर पर कब्जा कर लिया। और सबसे लास्ट में है बरार। बरार की स्थापना 1484 में हुई थी। इसका जो वंश था वो इमाद शाही वंश था। और इसके जो फाउंडर थे फतेहुल्लाह इमाद शाह उसका नाम था। तो फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। और इसकी जो राजधानी थी वो एलिचपुरिया गाबिलगढ़ थी। और इसको 1574 में अहमदनगर ने इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसको अहमदनगर ने कब्जा किया और इसको बीजापुर ने अपने में मिला लिया। इस प्रकार से ये बने भी और समाप्त हो गए। तो ये हमेशा से देखा गया है कि जब छोटे छोटे राज्य होते हैं और इनका आपसी संघर्ष होता है तो इसमें नुकसान दोनों का होता है। इन सब ने मिलकर विजयनगर का नुकसान किया, फिर इन सबको ने पहले आपस में और फिर बाद में मुगलों ने इन सबों को समाप्त कर दिया। तो ये, लेकिन ये जो तीनों हम लोग देखते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन तीनों ने बाद में मुगलों के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खासतौर पर ये बीजापुर और गोलकुंडा, 4 एक हो गए हैं, 3। खासतौर पर ये जो थे बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि औरंगजेब जब दक्षिण अभियान पर गया, क्योंकि ये जो दक्षिण वाले थे आपको बताया सिया थे, सिया मुसलमान थे। और उत्तर में, नॉर्थ में ज़्यादातर सुन्नी थे, मुगल भी सुन्नी थे। तो औरंगजेब इन सबों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था।
तो इसलिए धार्मिक रूप से भी औरंगजेब की टेंशन थी इन सबों से, और लास्ट में औरंगजेब इनको मिलाने के लिए वो दक्षिण जाता है, और इन्हीं के चक्कर में वो दक्षिण में रह जाता है। औरंगजेब एक बार जब साउथ के अभियान पर निकला, ज़्यादातर औरंगजेब का अपना जो जीवन था वो दक्षिण में ही इन्हीं गोलकुंडा बीजापुर के संघर्ष में ही बीता है, और मुगलों के पतन में इन्हीं दोनों के चक्कर में घूमता घूमता अहमदनगर के पास ही ये साउथ में ही औरंगजेब की मौत होती है। तो औरंगजेब का जो पतन हुआ, या आप कह लेते हैं मुगलों का जो पतन हुआ, उनमें इन दक्कन के राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्हीं के चक्कर में मुगल जो है कि समाप्त हुए। खासतौर पर औरंगजेब तो खासतौर पर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ था। ठीक है, चलिए इन राज्यों में एक चीज़ और है कि जैसे इनके समय कुछ छोटे छोटे व्यक्तित्व थे जो इनके राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे महमूद गवां था। महमूद गवां जो था वो बहमनी राज्य का एक मंत्री था, बाद में उसको सजा दे दी वहाँ के राजा ने। एक और नाम आता है मलिक अंबर। तो जो मलिक अंबर था ये अहमदनगर राज्य का वजीर हुआ करता था, तो उसने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी अहमदनगर के उदय में मलिक अंबर ने। मीर जुमला भी था। मीर जुमला जो था वो गोलकुंडा का था, उसने भी गोलकुंडा के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अफजल खां का नाम हम लोग जब शिवाजी पढ़ते हैं तो एक कहानी आपने सुनी होगी कि अफजल खां के षड्यंत्र हुआ था और शिवाजी ने उसको बगनगे से उसको फाड़ डाला था, बिल्कुल धोखे से उसको मार डाला था। तो अफजल खां जो था वो बीजापुर का था, बीजापुर का ही सरदार था अफजल खां, जिसको बाद में शिवाजी ने उसकी हत्या की। तो बीजापुर का था कौन? अफजल खां था। मीर जुमला कहाँ का था? गोलकुंडा का था। और महमूद गवां बहमनी का था, और मलिक अंबर अहमदनगर का था। लिख देते हैं मलिक अंबर ठीक, और बीजापुर का अफजल खां। ठीक है, और जो गोलकुंडा का था मीर जुमला। ये पूछे जाते हैं कि ये सरदार किस राज्य के थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें ज़्यादा सवाल आपके नहीं पूछे जाएंगे। जो सवाल आता है कि बस आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में कौन सा राजवंश था, कि बीदर में बरीश शाही था, बरार में इमाद शाही था, गोलकुंडा में कुतुब शाही था, अहमदनगर में निजाम शाही था, बीजापुर में आदिल शाही था। बस राज्य और राजवंश, बाकी एक दो ये फैक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण। तो ये था हमारा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इससे आपके सवाल बनते हैं। अब इसके बाद अगला वीडियो हम लोग का भक्ति और सूफी आंदोलन पर होगा, जिसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू।